ठीक है, तो मेरे दोस्तों हम मॉडर्न इंडिया डिस्कस कर रहे थे, थीम्स 3। इसमें हमारे 2 सेशन ऑलरेडी हो चुके हैं। हाँ सर, जी जी बोलिए जी। सर आप बोले थे ना कि वो जो अशोकन रॉक पिलर एडिक्ट्स जो थे वो आप एक बार बताओगे फिर। हाँ हाँ हाँ, एडिक्ट्स का भी हम ले लेते हैं। क्या करेंगे, अभी स्टार्ट करते हैं मॉडर्न, एंड में बस मेरे को याद दिलाना, ठीक है? लास्ट में हाँ मुझको सर, हाँ बस 5 मिनट लगता है, ठीक है? मुझको याद दिलाओ, वो ले लेंगे। हाँ सर चलेगा, थैंक यू। ओके ओके, ठीक है। तो हम लास्ट के 2 सेशन में मॉडर्न इंडिया देख रहे थे, तो हमने अराउंड 3 या 4 चैप्टर्स के देख लिए थे। अभी हम मेन फ्रीडम स्ट्रगल देख रहे हैं, अराइवल ऑफ गांधी जी इंडिया में। अब उसके तो आगे क्या होता है वो डिस्कस करना है। और बाय टुडे वी विल कंप्लीट आवर मॉडर्न इंडिया एनसीईआरटी। ओके, नाउ आई एम इनेबलिंग शेयर स्क्रीन। अब फुल कंसंट्रेशन से आप कोशिश, पहले मैं आपको इंडेक्स दिखाता हूँ, थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कि कितने चैप्टर्स हैं यहाँ पर। इस एनसीईआरटी में देखो 1 2 3 4 5 6 से कॉलोनियलिज्म और कंट्री साइड ये देख लिया था, जिसमें मैंने बहुत सारे ट्राइबल रिबल्स अंदाज। तो यहाँ पर 1857 का रिवोल्ट, उसके कॉजेस, इम्पैक्ट्स जो था वो हमने देख लिया था। कॉलोनियल सिटीज भी हमने देख लिए थे। इसमें मेनली 3 सिटीज हैं, मद्रास, बॉम्बे और कोलकाता। यहाँ पर जो आर्किटेक्चर इसका स्टडी किया, और मेनली 3 टाइप का आर्किटेक्चर था जो हमने देखा। एक तो था नियो क्लासिकल, या नियो रोमन जिसको कहते हैं, जहाँ पे सामने जियोमेट्रिक स्ट्रक्चर रहता है और फ्रंट साइड से पिलर रहते हैं, जैसे अपना पार्लियामेंट का बिल्डिंग है। दूसरा देखा हमने गॉथिक रहता है, नियो गॉथिक जिसको कहते हैं, तो वो जैसा अपना सीएसएमटी है, पॉइंटेड रूफ्स रहते हैं, पॉइंटेड आर्चेस रहते हैं, कर्व्ड रूफ्स रहते हैं, इंट्रिकेट डिजाइन रहता है। और जो तीसरा रहता है वो हमारा इंडो सार्सेनिक, मतलब इस्लामिक, हिंदू मुस्लिम आर्किटेक्चर, हिंदू इस्लामिक आर्किटेक्चर। तो जैसे आपका गेटवे ऑफ इंडिया है, ताज होटल है, या फिर मद्रास हाई कोर्ट की बिल्डिंग है, ये सारे अपने नियो गॉथिक है, इंडो सार्सेनिक है, ठीक है? तो ये हमने देख लिया। इसके बाद हम पहुंचे थे महात्मा गांधी एंड नेशनलिस्ट मूवमेंट पर, और हमने उसको स्टार्ट ही किया था, फिर हमने सेशन एंड किया था। तो आज हमको महात्मा गांधी नेशनल मूवमेंट वो पार्ट पढ़ना है। महात्मा गांधी आए और 47 में इंडिया इंडिपेंडेंस हो गया। और इसके बाद वाला जो चैप्टर है पार्टीशन के ऊपर है, पॉलिटिक्स, मेमोरी, एक्सपीरियंसेस। बस यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स हमको देखना है। और जो उसके बाद वाला चैप्टर है फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसमें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, उसके जो मेकर्स थे उनके बारे में थोड़ा सा दिया गया है। ये उतना इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारे लिए अभी तो नहीं है, क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, मतलब यहाँ पर बस कुछ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स के नाम है और उनके कोट्स हैं, तो बस हम कुछ नाम से मतलब फैमिलियर होंगे वहां पे, ठीक है? तो अभी हम जाते हैं महात्मा गांधी एंड नेशनलिस्ट मूवमेंट 346, ठीक है? चैप्टर नंबर 4। महात्मा गांधी एंड नेशनलिस्ट मूवमेंट, तो यहाँ से जो स्टार्ट हुआ है सिविल डिसोबीडियंस एंड बियॉन्ड, वहां से स्टार्ट किए हैं। पर अपना जो एक्चुअल इंडिपेंडेंस का मूवमेंट होता है ना, तो वो उससे पहले स्टार्ट हुआ रहता है बंगाल से। बंगाल में कुछ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बनते हैं, जैसा लैंड होल्डर्स सोसाइटी, इसको कहा जाता है फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी। फिर ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी आती है, और ये दोनों मर्ज होके ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन बनाई जाती है। इसके जो प्रेसिडेंट रहते देवेंद्र नाथ टैगोर रहते। ओके, बाद में और भी एसोसिएशंस बनेंगे। मद्रास नेटिव एसोसिएशन है 1852 में। देखो, 2 बॉडीज हैं, एक है मद्रास नेटिव एसोसिएशन और दूसरा है मद्रास महाजन सभा 10 नंबर का। 4 नंबर 10 नंबर दोनों अलग अलग हैं। मद्रास नेटिव एसोसिएशन सीवाई मुदलियार है, और मद्रास महाजन सभा, तो यहाँ पे वीर राघवाचार्य, आनंद चार्लू, सुब्रमण्यम अय्यर। इसका निमोनिक है SAVE, सेव, SAV, सुब्रमण्यम अय्यर, आनंद चार्लू, वीर राघवाचार्य। तो ये मद्रास महाजन सभा। इसके बाद देखो, मद्रास नेटिव एसोसिएशन के बाद आता है बॉम्बे एसोसिएशन। अब यहाँ पर भी सेम है, बॉम्बे एसोसिएशन एक है और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, 2 अलग अलग चीजें।
बॉम्बे एसोसिएशन जगन्नाथ शंकर शेठ बनाते हैं 1852 में, और जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन है 11 में, वो 1815 में आता है, फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी। ओके, तो ये लोग रहते हैं, इनको ब्रदर्स इन लॉ भी कहते हैं। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है पूना सार्वजनिक सभा है, 1870 में बनती है। इसमें जो मेन लीडर्स रहते हैं चिपलुनकर, जीवी जोशी और एमजी रानडे, इनके नाम याद रखो। और 9 नंबर की भी याद रखो, इंडियन लीग, इंडियन एसोसिएशन और इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। इंडियन लीग बनती है 1875 में, शिशिर कुमार घोष बनाते हैं, और इंडियन एसोसिएशन बनता है 1876 में, एस एन बैनर्जी और आनंद मोहन बोस, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस, ये दोनों मिलकर इंडियन एसोसिएशन बनाते हैं। फिर ये दोनों का मर्जर होता है, इंडियन लीग और इंडियन एसोसिएशन, और दोनों मिलके क्या बनता है, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। ओके, तो इसको आप ध्यान से देखो, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस बनता है। फिर 83 में आता है, और फिर बाद में 85 दिसंबर में अपना कांग्रेस बनेगा, आईएनसी। तो वो टाइम पर भी इंडियन नेशनल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस का अपना सेशन चलता है, और आईएनसी का मतलब बॉम्बे में सेशन होता है, जीटी गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला में। लेकिन बाद में क्या होता है, अगले साल दोनों मर्ज होते हैं 1886 में, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, अब मुझको बताओ, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस किसने बनाया था? इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस किसकी थी बॉडी है? यहाँ पर बच्चे आप लोग बताओ, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस किसने बनाया था? सर रानाडे। एमजी रानडे ने बनाए थे, और 1887 में। क्योंकि जो आईएनसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये मेनली था पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के लिए, और उन्होंने कहा कि हम सिर्फ पॉलिटिकल की बातें करेंगे, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की, हम सोशल रिफॉर्म्स की बात नहीं करेंगे। तो फिर एमजी रानडे ने क्या बोले, ठीक है, हम सोशल रिफॉर्म के लिए अलग से बॉडी बनाएंगे, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, और वो बनती है 1887 में। इसके जो सेशंस होते हैं, जैसा ही आईएनसी का सेशन हुआ, तो वही जगह पे अगले दिन सोशल कॉन्फ्रेंस का सेशन रहता था। इतना याद रखो, एमजी रानडे। ठीक है, इनके वाइफ भी है रमाबाई रानडे, तो वो भी काफी सारा कंट्रीब्यूट किए थे इसमें। ठीक है, रमाबाई रानडे, ये भी याद रखना आप लोग। ओके, इसके बाद फिर आईएनसी वगैरह ये सब आएगा। आईएनसी के हम सेशंस देख रहे थे। ठीक है, तो इतने बहुत सारे इसके सेशंस हैं। एक बार मैं फिर से आपको गो थ्रू कराता हूँ जो इंपॉर्टेंट सेशंस हैं आईएनसी के, वो। हाँ, अब यहाँ पर देखना, 1885 में फर्स्ट बॉम्बे में बनता है कांग्रेस का फर्स्ट आईएनसी बनता है। फर्स्ट सेशन होता है बॉम्बे में, वमस चंद्र बैनर्जी इसके चेयरमैन है, प्रेसिडेंट है। 86 में कलकत्ता में है दादा भाई नौरोजी। 1887 में मद्रास में बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, ये 3-4 तो हम हमेशा देख लेते हैं, इसका कोई मसला नहीं है। यहाँ पर देखो, अभी हम थोड़ा सा आगे वाली थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है 1906 का सेशन। यहाँ पर क्या होता है, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट दोनों में बहुत डिस्प्यूट चलते रहता है रिगार्डिंग डिमांड, क्या डिमांड रखना है ब्रिटिश के सामने, स्वराज की डिमांड रखना है या फिर बस कुछ कंसेशन मांगना है। मॉडरेट बोलते हैं कि मतलब स्वराज वगैरह ये सब मत मांगो, छोटे छोटे डिमांड रखो। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं हमको स्वराज चाहिए, सेल्फ रूल चाहिए। तो फिर दोनों में ऐसा डिस्प्यूट होता है, तो दादा भाई नौरोजी को प्रेसिडेंट बनाते हैं, क्यों? वो बुजुर्ग रहते हैं और सब लोग उनका सुनते हैं, इसलिए। तो दादा भाई नौरोजी आएंगे, और वो दोनों में फिर थोड़ा सा वो सब दोनों को लेकर चलते हैं। और यहाँ पर फर्स्ट टाइम स्वराज का रिजोल्यूशन पास होता है। स्वराज का रिजोल्यूशन फर्स्ट टाइम पास होता है 1906 में। ठीक है, सेल्फ रूल, लेकिन ये डिफाइन नहीं था स्वराज मतलब क्या। ठीक है, ये डिफाइन नहीं किया जाता। मेरे को बताओ फिर कंप्लीट पूर्ण स्वराज का रिजोल्यूशन कब पास किया जाता है? 1929 में, जो लाहौर में, बराबर 1929 में लाहौर में सेशन होगा, और वहां पे पूर्ण स्वराज का रिजोल्यूशन पास कराएंगे। ठीक है, और स्वराज 6 में आया था। पूर्ण स्वराज डे भी मनाया जाता है 26 जनवरी को। ठीक है, फिर इसके बाद, लेकिन फिर ये तो हो गया टेम्परेरी तौर पे, दोनों एक्सट्रीमिस्ट कांग्रेस ठीक है बोलते हैं। लेकिन अगले साल फिर से क्या होता, स्वराज की मीनिंग को लेकर डिस्प्यूट होता। स्वराज का रिजोल्यूशन तो पास किया, लेकिन स्वराज का मीनिंग क्या, और सूरत में फिर स्प्लिट हो जाता है एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट में। और वो टाइम पे आपके प्रेसिडेंट थे रास बिहारी घोष। दो लोग हैं, रास बिहारी घोष और एक है रास बिहारी बोस। बोस अलग हैं, बोस आपके हैं गदर पार्टी वाले,
इन्होंने हार्डिंग पर अटैक भी किया था, दिल्ली कंस्पायरेसी जिसको कहते हैं। हार्डिंग वो टाइम गवर्नर जनरल था 1911 में, ठीक है। और फिर गदर पार्टी के फाउंडर भी हैं। और उसके बाद ये जापान चले जाते, वहां इंडिया इंडिपेंडेंस लीग वगैरह बनाते और सुभाष चंद्र बोस की हेल्प करते हैं आईएनए को बनाने में, ठीक है। ये चीजें याद रखो। सेशन सेशन से वो 1920 और 21 का, 20 का नागपुर विजय राघवाचार्य ये इसके प्रेसिडेंट रहते हैं, ठीक है। ये जो दिसंबर में होता है ये रेगुलर सेशन है और यहाँ पर नॉन कोऑपरेशन का रिजोल्यूशन पास होता है, ये याद रखो। और उससे पहले एक इमरजेंसी सेशन लेती है कांग्रेस और वो होता है आपका कलकत्ता में, 1920 में होता है लेकिन कलकत्ता में। और वो सेशन के प्रेसिडेंट रहते हैं लाला लजपत राय, ठीक है। 1920 में 2 सेशन हुए थे। क्योंकि वो टाइम पे हालत ऐसे बनते हैं, एक तो रॉलेट एक्ट लाते हैं और दूसरी बात जालियनवाला बाग मसैकरी होता है, वर्ल्ड वॉर 2 भी एंड होता है, तो खिलाफत का वो टाइम पे इशू भी था। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये इमरजेंसी सेशन लिया जाता है, ठीक है। और 1920 में ही ये भी फॉर्म होता है अपना ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस और उसके भी प्रेसिडेंट रहते हैं लाला लजपत राय, ओके। फिर 1921 में सेशन होता है अहमदाबाद में, सीआर दास इसके प्रेसिडेंट रहते हैं, बट लेकिन वो प्रिजन में रहते हैं, तो फिर उसको क्या करते हैं, हकीम अजमल खान साहब को एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाते हैं, ओके, 1921 में। और इसके बाद फिर 1922 में क्या होता है, सीआर दास फिर से उनको प्रेसिडेंट बनाया जाता है गया में। और वो क्या करते हैं, स्वराज का रिजोल्यूशन, स्वराज पार्टी का रिजोल्यूशन रखते हैं सामने, लेकिन वो डिफीट हो जाता है क्योंकि बहुत सारे लोगों का अपोजिशन था इलेक्शन को कंटेस्ट करने के लिए, जैसा वल्लभ भाई पटेल थे या फिर राजेंद्र प्रसाद और एम ए अंसारी। ये लोगों का कहना था कि कंस्ट्रक्टिव वर्क पे फोकस करो, इलेक्शन मत लड़ो। तो इनको क्या बोलते हैं, नो चेंजर्स कहते हैं, ठीक है, नो चेंजर्स। और ये जो स्वराजिस्ट थे इनको प्रो चेंजर्स भी कहा जाता है। तो ये सीआर दास फिर ठीक है, फिर वो रिजाइन दे देते हैं और स्वराज पार्टी बनाते हैं अपनी, स्वराज पार्टी। इसका पूरा नाम रहता है खिलाफत स्वराज पार्टी, ओके। इसके बाद क्या होता है, काकीनाडा में सेशन होता है 23 में, मोहम्मद अली इसके प्रेसिडेंट रहते हैं, मौलाना मोहम्मद अली। बेलगाम में 1924 में होता है और महात्मा गांधी इसके सेशन है, ओनली सेशन वेयर गांधी जी वाज द प्रेसिडेंट, ओके। और उसके बाद वाला जो कानपुर में होता है 25 में, सरोजिनी नायडू यहाँ के प्रेसिडेंट रहते हैं, ओके। और इसके बाद आएगा आपका एम ए 1927 का एम ए अंसारी। तो इस सेशन में ये जो साइमन कमीशन को बाइकआउट करने का रिजोल्यूशन वगैरह पास करते हैं। फिर 28 में कलकत्ता सेशन आता है, मोतीलाल नेहरू इसके प्रेसिडेंट रहते हैं और नेहरू रिपोर्ट इसमें ही पास कराया जाता है, नेहरू रिपोर्ट जो हम कहते हैं, ओके। इसके बाद आगे क्या होगा, हाँ, अब आएगा 29 का तो लाहौर का अपना सेशन होता है, जवाहरलाल नेहरू इसके प्रेसिडेंट रहते हैं, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, नेहरू रिपोर्ट जब आता है ना, नेहरू रिपोर्ट में भी डोमिनियन स्टेटस की बात करते हैं वो, ठीक है। बोलते हैं बस डोमिनियन स्टेटस दे दो, ठीक है, स्वराज वगैरह हम कुछ नहीं बोल रहे, डोमिनियन स्टेटस। लेकिन फिर जो यंग लीडर्स रहते हैं जैसे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये बोलते हैं कि मतलब सिर्फ डोमिनियन स्टेटस क्यों मांग रहे, पूर्ण स्वराज मांगना चाहिए। तो फिर ये बड़े जो रहते मोतीलाल नेहरू वगैरह, ये लोग बोलते हैं कि ठीक है, रेजोल्यूशन पास है, अगर ब्रिटिश एक्सेप्ट करते हैं तो ठीक है, अगर नहीं एक्सेप्ट करते तो हम अगले साल क्या करेंगे, पूर्ण स्वराज की डिमांड रखेंगे। और वैसे ही होता है, नेहरू रिपोर्ट एक्सेप्ट नहीं होता और फिर अगले साल जो 29 का सेशन रहेगा उसमें जवाहरलाल नेहरू को प्रेसिडेंट बनाते हैं और वो पूर्ण स्वराज का रिजोल्यूशन पास करते हैं, ठीक है। तो अब ये रिजोल्यूशन पास होता है और फिर बाद में अब इसको एक्सेप्ट कराना है ब्रिटिश से, अब ब्रिटिश तो नहीं मान रहे, तो क्या करते हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करने का डिसीजन लेते हैं 29 के सेशन में। लेकिन गांधी जी बोलते हैं ठीक है, अभी हमने जैसा 1 साल दिया, अभी फौरन हम लॉन्च नहीं करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, कुछ डिमांड रखते हैं और 1 महीने का टाइम देते हैं, अगर ये डिमांड फुलफिल होते हैं तो हम लॉन्च नहीं करेंगे और नहीं होते तो हम लॉन्च करेंगे। तो फिर वो जो डिमांड है उनको बोलते हैं 11 डिमांड ऑफ गांधी जी, ठीक है। वो 11 डिमांड क्या है, ये आपका होमवर्क है, उसको पढ़ना है अच्छे से।
11 डिमांड गांधी जी रखते हैं और बोलते हैं कि ठीक है, अगर नहीं करते हैं तो फिर हम लॉन्च करेंगे। तो जनवरी 1930 तक वेट करते हैं, वो एक्सेप्ट नहीं होते, फिर गांधी जी सीडीएम लॉन्च करेंगे। अब सीडीएम लॉन्च होता है और गांधी जी क्या करते हैं, साबरमती से दांडी चले जाते हैं, साल्ट सत्याग्रह वगैरह वो सब हो जाता है और ये मूवमेंट बहुत बड़े लेवल पे चल जाती है। उधर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में भी खान अब्दुल गफ्फार खान, वहां पर उनकी जो खुदाई खिदमतगार वगैरह वो सब रहते, तो वो लोग भी बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट करते हैं। और धारासना में सरोजिनी नायडू और कोरोमंडल, मलबार कोस्ट पे आपके ये रहते राजगोपालचारी, ये सारे लोग पूरे प्रोटेस्ट करते हैं। रानी गैंडी नीलू नॉर्थ ईस्ट में थे, ठीक है। तो ये सारे होते हैं, फिर ब्रिटिश क्या करते हैं, थोड़ा सा डर जाते, बोलते नहीं नहीं थोड़ा सा कुछ तो भी करना होगा, और फिर गांधी जी के साथ बातचीत करते हैं, बोलते ठीक है आप अपने डिमांड्स रखो, हम बात करने के लिए तैयार हैं। फिर गांधी जी डिमांड रखते हैं और उसमें के कुछ डिमांड्स वो टाइम पे आयरविन रहता है वाइसराय, एक्सेप्ट करता है और दोनों में पैक्ट होता है, उसको बोलते हैं गांधी इरविन पैक्ट। ओके, ये होता है 1931 में। और गांधी जी बोलते हैं ठीक है हम सीडीएम सस्पेंड करते हैं और हम क्या करेंगे, अगले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आएंगे। 1930 में भी एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है फर्स्ट, लेकिन क्योंकि सीडीएम चल रहा था तो कांग्रेस नहीं जाता, बाइकआउट करता है। फिर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से पहले गांधी इरविन पैक्ट होता है 31 में, और 31 के दिसंबर में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है। तो गांधी जी बोलते हैं ठीक है हम आएंगे। फिर गांधी जी जाते हैं साथ में सरोजिनी नायडू, ये दो लोग जाते हैं वहां पर आरटीसी में बात करने के लिए। लेकिन माइनॉरिटी के लिए क्या राइट्स रहेंगे, सेपरेट इलेक्टोरेट देना है नहीं देना है, ये इश्यू पे बात नहीं बनती है और वो फेल हो जाती है। और फिर गांधी जी वापस आते हैं नर्वस, और वापस आके फिर से स्टेडियम लॉन्च करते हैं। इस तरीके से ये टाइम पे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। फिर 31 में क्या होगा, वल्लभ भाई पटेल, कराची में सेशन होता है, ये देखो मार्च में हुआ है। ये सेशन होता है इमीडिएटली आफ्टर गांधी इरविन पैक्ट, और ये सेशन में गांधी इरविन पैक्ट को इंडोर्स किया जाता है। इंडोर्स मतलब क्रिटिसाइज, एक्सेप्ट किया जाता है, सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। मतलब गांधी जी आप पे हमको फेथ है, आप करो पैक्ट और हम आपको पूरा सपोर्ट देते हैं, ठीक है। ये होता है। फिर बाद में सेकंड आरटीसी वगैरह होंगी, लेकिन उतना कुछ उसका रिजल्ट नहीं निकलता है। ओके, फिर 32 का सेशन है, 34, 36 का भी सेशन इंपॉर्टेंट है, लखनऊ में होता है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू इसके प्रेसिडेंट रहते हैं। और इसी साल यहाँ पर भी दो सेशंस हुए हैं, ठीक है। 36 में लखनऊ में एक हुआ है, फैजपुर में एक हुआ है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट इवेंट ये है कि ऑल इंडिया किसान सभा का फॉर्मेशन होता है। उसको कोई बताओ, इसके फाउंडर कौन थे ऑल इंडिया किसान सभा? स्वामी सहजानंद सरस्वती, ये प्रेसिडेंट रहते हैं, और एनजी रंगा इसके सेक्रेटरी रहते हैं। ये बनता है 36 में, 36 में बनता है। और ये लोग भी अपना सेशन लेते हैं लखनऊ में। पहला सेशन इनका खुद का सेपरेट होता है, कांग्रेस का भी हालांकि लखनऊ में रहता है, लेकिन वो टाइम कांग्रेस डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करता, ठीक है। लेकिन जवाहरलाल नेहरू उसको इंडोर्स करते हैं, सपोर्ट करते हैं। और फिर सेकंड जो सेशन होगा एआईकेएस का, वो होता है कांग्रेस के सेशन के साथ फैजाबाद में। फैजाबाद भी 36 में हुआ, दोनों भी 36 में है। और जो फैजाबाद का, सॉरी फैजपुर, और जो फैजपुर का ये महाराष्ट्र में ही है, ये फर्स्ट रूलर सेशन रहता है। अभी तक जितने भी सिटीज में हुए, फैजपुर वाला रूलर में होता है। जवाहरलाल नेहरू इसके प्रेसिडेंट रहते हैं, ये दोनों का ज्वाइंट सेशन रहता है। एआईकेएस का सेकंड रहता है, याद रखना। और उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट बनते हैं हरिपुरा सेशन में 38 में, और वो नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई जाती है। नेशनल प्लानिंग कमेटी, इकोनॉमी वगैरह इसके लिए प्लानिंग कमीशन जो है ना अपना, उसका ओरिजिन यहाँ से होता है, नेशनल प्लानिंग कमेटी। 38 में ही बना देते हैं, क्योंकि ये भी सोशलिस्ट थे ना, नेहरू बोलो या फिर सुभाष चंद्र बोस। और 39 में त्रिपुरी में सेशन होता है, यहाँ पर भी सुभाष चंद्र बोस ही प्रेसिडेंट थे। और बट क्या होता है, उनका डिस्प्यूट होता है गांधी जी के साथ, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, तो फिर वो क्या करेंगे, रिजाइन करेंगे, ठीक है। और ये जो रिजाइन देते हैं, और राजेंद्र प्रसाद फिर यहाँ से प्रेसिडेंट बनते हैं। राजेंद्र प्रसाद कौन से स्टेट से थे? बिहार से थे, बराबर। एक्चुअली यहाँ पर गांधी जी बोलते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद को आप प्रेसिडेंट बन जाओ, लेकिन मौलाना अबुल कलाम आजाद विड्रू करते, वो बोलते कि मैं भी बंगाल से हूँ और सुभाष चंद्र बोस भी बंगाल से हैं, तो ये गलत बात हो जाएंगी। मतलब बंगाल का एक रिजाइन दे रहा है, दूसरा
एक्सेप्ट कर रहा है तो ये अच्छी बात नहीं, वो विड्रू कर लेते, फिर राजेंद्र प्रसाद को बना देते। और इसका पहले हरिपुरा है फिर त्रिपुरी है, इसको कैसे याद रखेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ओके। फिर बाद में उसके बाद 1939 में फिर वर्ल्ड वॉर 2 भी स्टार्ट होता है, और फिर उसके बाद 40 में सेशन होता है रामगढ़ में, और यहाँ पर प्रेसिडेंट बनाते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, आईएनसी वो टाइम की। और क्या होता है फिर बाद में वर्ल्ड वॉर वगैरह सब चलता है, तो 46 तक सेशन नहीं होता, पूरे 46 तक फिर मौलाना अबुल कलाम आजाद ही रहेंगे, और 46 में फिर सेशन होता है मेरठ में, और आचार्य जीबी कृपालानी ये प्रेसिडेंट बनते हैं। फिर इसके बाद फिर 48 में होगा पट्टाभी सीतारामैया, ये होता है। एक चीज याद रखना, इनका नाम और एक जगह आता है पट्टाभी सीतारामैया का, कॉन्स्टिट्यूशन में इनका नाम आता है, हाँ त्रिपुरी में, त्रिपुरी में कांग्रेस गांधी जी सपोर्ट करते हैं पट्टाभी सीतारामैया को, और सुभाष चंद्र बोस दूसरे कैंडिडेट रहते हैं, लेकिन फिर भी कौन जीतता है? सुभाष चंद्र बोस। तो गांधी जी बोलते हैं कि इट वाज लेस, मतलब पट्टाभी सीतारामैया की कम डिफीट थी, मेरी ज्यादा डिफीट थी, ऐसा बोलते हैं। ठीक है। 50 में भी ऐसा ही होता है। पुरुषोत्तम दास टंडन ये थोड़े से राइट विंग टाइप में थे, ये कैंडिडेट थे सरदार पटेल के, और पंडित जवाहरलाल नेहरू के कैंडिडेट थे कृपालानी, लेकिन ये कृपालानी हार जाते हैं और पुरुषोत्तम टंडन जीत जाते हैं, लेकिन बाद में वो रिजाइन करते हैं। तो बस यहाँ आगे की नहीं पढ़ना, आगे सेशंस हमारे लिए काम के थे। ओके, तो ये बस आपको ब्रीफली समराइज कराना था, एकदम सेशन उसके प्रेसिडेंट हमारी कमांड रहनी चाहिए, इंपॉर्टेंट सेशन और वहां पर क्या हुआ। ये गांधी जी का जो फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस हुआ था वो हुआ था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में 1960 में। लास्ट ईयर ईपीएफओ में सेम क्वेश्चन पूछा गया, ईपीएफओ के एग्जाम में, फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस। ओके, बाकी हमने तो ये उस दिन भी देख लिया था। सबसे पहला जो गांधी जी का मूवमेंट है, सबसे पहले चंपारण में जाते हैं। चंपारण वाज फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस, याद रखना। फिर उसके बाद जाते हैं अहमदनगर में, गिरनी कामगार का प्रोटेस्ट रहता है, और अहमदनगर में जो रहता है वो फर्स्ट फास्टिंग ऑफ गांधी जी इन इंडिया, अहमदाबाद में। और अहमदाबाद के बाद फिर जाते हैं खेड़ा में, खेड़ा था फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन। ओके, तीनों याद रखो। और फर्स्ट मास मूवमेंट एंटी रॉलेट सत्याग्रह, याद रखना इसको। फिर ये पूरा जालियनवाला बाग वगैरह होता है अप्रैल 1919 में। यहाँ पर क्या होता है, पंजाब वो टाइम पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं। 1919 का ईयर इमेजिन करो, रॉलेट एक्ट पास करता है, फिर कांग्रेस मास स्ट्रगल लॉन्च करता है गांधी जी की लीडरशिप में, सब तरफ प्रोटेस्ट होते हैं। गांधी जी सत्याग्रह सभा बनाते हैं ये प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए, और प्रोटेस्ट होते रहते हैं। तो वो टाइम पे क्या होता है, जो अमृतसर, वो टाइम पे कम्युनल हार्मोनी बहुत एकदम पीक लेवल पर थी, और जो पंजाब में जो गोल्डन टेम्पल है, तो उसके जो कीज रहते थे डॉक्टर सैफुद्दीन किशलू के पास थे, वो आज द मुस्लिम। ओके, मतलब ये एज अ सिंबल ऑफ कम्युनल हार्मोनी था, उनके पास की थे, वो कस्टोडियन थे। लेकिन उनको ये लीडर भी ये क्या कर रहे थे, इसको लीड कर रहे थे प्रोटेस्ट को, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको अरेस्ट करती है। तो एज अ साइन ऑफ प्रोटेस्ट लोग जालियनवाला बाग पे जमा होते हैं प्रोटेस्ट बोल के, उनके लीडर को अरेस्ट किया जाता है। लेकिन वो टाइम पे प्रोहिबिशन ऑर्डर था, ये लोगों को पता नहीं रहता है, और जनरल डायर क्या करता है, इनडिस्क्रिमिनेट फायर ओपन करता है, और वहां से वापस जाने के लिए एक ही रास्ता था। कई सारे हजार लोग मरते हैं, और इस पे काफी मतलब ये डिस्प्यूट होता है। ठीक है, ये याद रखना। अच्छा अच्छा, बहुत ही ये दिख रहा है क्या, रुको मैं इसको छोटा दिख रहा है तो बड़ा कर देता हूँ। ओके, फिर ये खिलाफत मूवमेंट वगैरह, मैं बस बेसिक मेन मेन चीजें इंपॉर्टेंट बस ले लेता हूँ यहाँ पर। ओके, यहाँ पर देखो सीडीएम के बारे में अब दिया गया है, सॉरी सीडीएम नहीं, नॉन कोऑपरेशन रोट महात्मा गांधी अमेरिकन बायोग्राफर लुइस फिशर, ये नाम याद रखना, महात्मा गांधी का अमेरिकन बायोग्राफर है लुइस फिशर। फिर वो चौरी चौरा वगैरह होता है, तो गांधी जी क्या करते हैं, विड्रॉ करते हैं मूवमेंट को, नॉन कोऑपरेशन।
In 1921, figure number 13.5, during a tour of South India, Gandhiji shaved his head and began wearing a loincloth in order to identify with the poor. 21 में वो मद्रास में वगैरह उधर जाते हैं स्टेट में, तो वहां पर उनको बहुत पॉवर्टी वगैरह दिखती है, लोगों के पास कपड़ा भी नहीं था, तो वो बोलते हैं एज अ साइन ऑफ सिंपैथी मैं भी अब कपड़े नहीं पहनूंगा। यंग इंडिया उनका न्यूज़पेपर था गांधी जी का। तो मुझको बताओ न्यू इंडिया किसका था? एनी बेजेंट। एनी बेसेंट ओके, सर। हाँ बराबर। और इंडियन ओपिनियन किसका था? बराबर, ठीक है। इंडियन ओपिनियन गांधी जी का था साउथ अफ्रीका में। अभी जैसा हम व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह जैसे चलाते हैं ना, वो टाइम पे सोशल मीडिया मतलब न्यूज़पेपर ही था, तो लोग न्यूज़पेपर चालू करते थे अपने, काफी आसान प्रोसेस था। साल्ट सत्याग्रह, सीडीएम। तो हमको पता है सीडीएम मतलब, अभी हमने जस्ट देखा उसका बैकग्राउंड वगैरह क्या था। सीडीएम लॉन्च करने से पहले मतलब पूर्ण स्वराज की डिमांड रखी गई थी, उसको एक्सेप्ट नहीं करते तो फिर सीडीएम लॉन्च होता है, ठीक है। इसी तरीके से नॉन कोऑपरेशन को भी बताएं क्यों लॉन्च की गई थी, नॉन कोऑपरेशन के रीजंस क्या कहते हैं? खिलाफत इशू, एक खिलाफत था, दूसरा क्या था? सर वर्ल्ड वॉर टू के बाद लोगों के फ्लाइट में बहुत महंगाई वगैरह बढ़ गई थी, तो लोगों के दिलों में डिसकंटेंट था, अनरेस्ट हुआ। तीसरी चीज क्या थी? जालियनवाला बाग, हाँ जालियनवाला रॉन्ग, इसको क्या बोलते हैं? पंजाब रॉन्ग्स बोलते हैं। तो उसमें वो हंटर कमीशन वगैरह बिठाते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग उसको बाइज्जत बरी करते हैं डायर को, ठीक है। तो वो भी था पंजाब रॉन्ग्स का। और एक डिमांड रही थी स्वराज की, ठीक है, सेल्फ रूल, स्वराज दे दो भाई, ठीक है, ये एक डिमांड। ये 4 डिमांड थी, इसको याद रखना, स्वराज और ये सारी डिमांड। ज्यादा कंफ्यूज नहीं होगा, मेंस में यही लिखना है, क्वेश्चन आए तो कॉजेस क्या थे? 4 कॉजेस थे, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पर बारडोली सत्याग्रह, ये भी एक फेमस सत्याग्रह होता है 1928 में, ओके। और ये बारडोली गुजरात में है। यहाँ पर मतलब पीजेंट का क्या होता है, रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू, उसका रेट कुछ बढ़ाते हैं ब्रिटिश लोग, तो फिर उसको कम करने के लिए ये सत्याग्रह होता है, और इसको लीड करते हैं वल्लभ भाई पटेल, और यहाँ पर ही उनको सरदार टाइटल मिला, ठीक है। ये हुआ बारडोली सत्याग्रह। तो मुझको कोई बताओ बारडोली रिजोल्यूशन क्या है? व्हाट इज बारडोली रिजोल्यूशन? या फिर कौन से मूवमेंट से रिलेटेड है बोलो? बारडोली रिजोल्यूशन ये रिलेटेड है नॉन कोऑपरेशन से, ठीक है। जब चौरी चौरा होता है ना, तो चौरी चौरा के बाद कांग्रेस की लीडर की एआईकेसी की मीटिंग होती है बारडोली में, और वहां पे नॉन कोऑपरेशन को विड्रू करने का रिजोल्यूशन पास करते हैं, उसको बोलते हैं बारडोली रिजोल्यूशन। गांधी जी बोलते हैं कि मतलब अब विड्रू कर रहे हैं हम एनसीएम, और साथ में ही जो टैक्स वगैरह लोग नहीं दे रहे थे फार्मर्स, तो उनको बोलते हैं कि आप जमींदार को टैक्स फिर से पे कर दो। ये 2 चीजें होती है बारडोली रिजोल्यूशन। ओके, गांधी जी हैं दांडी मार्च, मार्च 1930। 12 मार्च को गांधी जी छोड़ देते हैं साबरमती आश्रम, और लगभग 6 अप्रैल को पहुंच जाते हैं, ओके। 6 अप्रैल, आज कितनी तारीख है? 10, 10 मार्च है ना, 12 मार्च मतलब ये पीरियड में निकलते हैं। 12 मार्च 1930, सत्याग्रही पिकिंग अप नेचुरल साल्ट एट द एंड ऑफ दांडी मार्च। सत्याग्रह मतलब ऐसा कुछ था नहीं, वहां पे जाके वगैरह नहीं कर रहे थे वो, बस नमक उठा के हाथ में लेके छोड़ रहे थे, सिंबल ऑफ मतलब वो हम साल्ट टैक्स नहीं भरने वाले, ऐसा था सीधा उसका मीनिंग, ओके। तो यहाँ पर एक न्यूज़पेपर है, ग्लोबल न्यूज़पेपर,
उसने ये पूरा कवर किया था। स्टार्ट में वो पूरा एकदम क्रिटिसाइज कर रहा था गांधी जी को, गांधी जी ये क्या कर रहे हैं, मतलब ऐसा मार्च ला के सत्याग्रह करेंगे, इससे क्या होगा। लेकिन वो साबरमती के साथ, साबरमती से चलता है गांधी जी के साथ, और जब तक दांडी को जाते हैं ना, तो वो जो कुछ ग्रुप ऑफ पीपल थे वो हजारों लोग हो जाते हैं, कई सारे लाखों लोग आके मिल जाते हैं गांधी जी को। तब उसको समझ में आता है कि कितना बड़ा मूवमेंट है वो। उसका ये शायद मेरे को राइटर का नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसका टाइम्स टाइम्स मैगजीन था ना, उसने कवर किया था इसको। मतलब लाइव टेलीकास्ट, मतलब लाइव पे रिपोर्टिंग कर रहा था। 12 कोई एनसीईआरटी में है, देखो यहाँ पे दिया, देखो ये यहाँ पे टाइम बोल के मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, वहां पे दिया है। डायलॉग्स वगैरह, हाँ। और ये सीडीएम को खास तौर पे इसलिए भी याद रखना, यहाँ का इसका सिग्निफिकेंट फीचर क्या था, फर्स्ट टाइम लार्ज स्केल वुमन पार्टिसिपेशन था सीडीएम में। गांधी जी पहले थोड़ा रिलेक्टेंट रहते हैं, वो बोलेंगे कि पुलिस लोग वगैरह पूरा मारपीट वगैरह करते हैं, इसलिए वो थोड़ा सा अवॉइड करते हैं लेडीज को। लेकिन बाद में कमला देवी चट्टोपाध्याय वगैरह ये लोग कन्विंस करते, नहीं आप लोग अलाउ कर दो वुमन को। और वाकई में वुमन पार्टिसिपेट भी करते हैं, और पुलिस ब्रुटलिटीज को भी सफर भी करते, लेकिन कुछ रिएक्शन नहीं करते। तो इसलिए और बाद में पार्टिसिपेशन बहुत बढ़ जाता है वुमन का फ्रीडम स्ट्रगल में। ओके, 42 में भी उनका सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन था लेडीज का। क्वीन ऑफ 1942 मूवमेंट किसको बोलते हैं? क्वीन ऑफ 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट। क्वीन ऑफ 1942 कहते हैं अरुणा असफ अली को। आवाज चेक करना, आ रहा है आवाज मेरा? एम ऑडिबल? ओके ओके। तो हम देख रहे थे क्वीन ऑफ 1942 मूवमेंट किसको कहते हैं। तो क्वीन ऑफ 1942 मूवमेंट ये कहा जाता है अरुणा असफ अली। असफ अली, इनके जो हस्बैंड थे, का ट्रायल चल रहा था ना, तो ये वकालत कर रहे थे आईएनए पे के तरफ से। बात क्या है, डायलॉग्स वगैरह हैं, महात्मा गांधी। ओके, तो है इलेक्टोरेट्स। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है ना, तो उसके बाद वो तो फेल होता है। फिर बाद में क्या करते हैं, वहां के जो प्रेसिडेंट, इंग्लैंड के जो पीएम थे रैमसे मैकडोनाल्ड, वो क्या बोलते हैं, ठीक है अभी हम क्या कर रहे हैं, डिप्रेस क्लासेस जो है, दलित लोग, तो उनके लिए भी हम क्या करेंगे, सेपरेट इलेक्टोरेट एक्सटेंड करेंगे। फिर इसको लेके गांधी जी को ये बात ठीक नहीं लगती, वो बोलते हैं इससे हिंदू सोसाइटी डिवाइड होंगी, और वो क्या करते हैं, फास्ट अन टू डेथ स्टार्ट कर देते हैं। एरवाड़ा में रहते हैं वो टाइम पे जेल में। फिर क्या होता है, बाद में बाद में अंबेडकर मान जाते हैं, और दोनों मिलके एक ट्रिटी साइन करते हैं जिसको कहते हैं पूना पैक्ट, पूना करार। वो होता है 32 में। और उसमें एक ऐसे अरेंजमेंट बोलते हैं कि सेपरेट इलेक्टोरेट के बजाय रिजर्वेशन दिया जाएगा डिप्रेस क्लासेस को, और लेकिन वो उनके परसेंटेज के पॉपुलेशन से भी ज्यादा रहे। तो ये एग्रीमेंट होता है, और ये फिर अमेंडमेंट होता है 35 के जो एक्ट रहता है ना, उसमें हम पढ़ेंगे सेपरेट इलेक्टोरेट, लेकिन फिर ये चीज ऐड करते हैं, उसको अमेंड करते हैं कि सेपरेट से इलेक्टोरेट के बजाय ये रहेगा। हाँ, इसको ब्रिटिश गवर्नमेंट भी एक्सेप्ट कर देते हैं। हाँ हाँ, गांधी जी अब बातचीत तो हो रही है अंबेडकर और गांधी जी के बीच में, लेकिन कांग्रेस की तरफ से साइन ये पैक्ट पे मदन मोहन मालवीय करते हैं, और इनके तरफ से अंबेडकर करते हैं। ठीक है, अब आपको एक होमवर्क देता हूँ, राजाजी मुंजे पैक्ट क्या रहता है,
क्या नाम है उसका, राजा मुंजे पैक्ट ऐसा कुछ है। ठीक है, ये क्या है ये आप सर्च करके लिख लेना, इससे रिलेटेड है। महात्मा गांधी विद स्टैफोर्ड क्रिप्स। अब आ जाओ 30 में सीडीएम हो गई, इसके बाद 40, उसके बाद ज्यादा कोई बड़ी मूवमेंट नहीं होती है, बस 1940 में वर्ल्ड 1930 में वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हुआ है। तो फिर क्या होता, ब्रिटिश को जरूरत रहती इंडिया की सपोर्ट की, तो वो लोग क्या करते, ठीक है, वो लोग फिर से बातचीत पर आ जाते और बोलते अगस्त ऑफर दे देते। कांग्रेस में क्या रहता, वो टाइम पे 3 ग्रुप रहते हैं। एक तो रहता है गांधी जी का ग्रुप, गांधी जी बोलते हैं कि अनकंडीशनल सपोर्ट दे दो ब्रिटिश को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। फिर दूसरा ग्रुप रहता है सुभाष चंद्र बोस का, वो बोलते हैं कि मौका अच्छा है, अभी एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल लॉन्च कर दो, हकाल देंगे ब्रिटिश को। ये एक थॉट रहता है। तीसरा रहता है जवाहरलाल नेहरू का, वो बोलते हैं कि अनकंडीशनल सपोर्ट हमको करना ही नहीं चाहिए, लेकिन इंग्लैंड के मजबूरी का फायदा भी नहीं उठाना है। तो ऐसा ये चीज होती है। फिर कांग्रेस फिर डिसाइड करता है कि मतलब पहले इंग्लैंड वादा करे कि हमको इंडिपेंडेंस देगा, तभी हम इंग्लैंड के साथ उतरेंगे मैदान में, ऐसी बात होती है। फिर उसके बाद अगस्त ऑफर देता है, और अगस्त ऑफर में बोलते हैं कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे, लेकिन क्या बोलता है, इंशाल्लाह ऐसा बोलेंगे आगे फ्यूचर में, वार के बाद। तो बोलते कांग्रेस वाले बोलते हम तो आपसे डिमांड है हमारी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की, और तुम अभी बोल रहे हमको डोमिनियन स्टेटस, वो तो हमने नेहरू रिपोर्ट में 28 में मांगे थे, और तुम अभी बोल रहे वो भी इंशाल्लाह बोल रहे बाद में मतलब कुछ डेट के साथ नहीं बोल रहे, जाओ बोलते फिर नहीं सुनना हम। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, 42 आता है। अब क्या हुआ बीच में, मतलब जर्मनी वगैरह ये सब वॉर वगैरह ये सब चलता है ना, लेकिन 42 में क्या होता है, जर्मनी उधर से बहुत वायलेंट हो जाता, जापान भी आ जाता, जापान ये भी मतलब जापान भी वॉर में उतर जाता। फिर और इनकी थ्रेट और बढ़ जाती, फिर और एक एफर्ट करते, क्रिप्स को भेजते, क्रिप्स मिशन, स्टैफर्ड क्रिप्स, पेन और 2-3 लोग रहते इसमें। ये लोग आते, लेकिन ये क्या बोलते कि हम डोमिनेंस स्टेटस देंगे वार के फौरन बाद, मतलब तारीख दे देते, मतलब पक्का इरादा कर लेते, ठीक है अब तुमको हम दे देंगे वार के बाद डोमिनेंस स्टेटस। और दूसरी बात क्या बोलते कि अगस्त ऑफर में बोला जाता है कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनाएंगे विच विल कंसिस्ट ऑफ मेनली इंडियंस, ऐसा रहता है। अब बाद में क्रिप्स मिशन में क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड विच विल कंसिस्ट ऑफ ओनली इंडियंस। ये दो चीजें टेक्निकल डिफरेंस, ठीक है। ठीक है, ये बातें आप याद रखना, लेकिन उसको भी क्रिप्स को भी रिजेक्ट कर देते, क्योंकि उसमें भी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की वगैरह बात नहीं थी। फिर क्रिप्स जैसे रिजेक्ट होता है, फिर क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च करता कांग्रेस, क्रिप्स के रिजेक्ट होने के बाद। ठीक है, क्रिप्स सेटिस्फाई नहीं करता है, कांग्रेस बोलता है इसमें तो आप कंप्लीट इंडिपेंडेंस दे रही भी नहीं, प्लस साथ में प्रोविंसेस को आप सिसेशन का वगैरह पावर दे रहे, ये हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। मुस्लिम लीग भी क्या बोलेगा, आप सिसेशन वगैरह ऐसा तो बोल रहे हो, लेकिन इसमें पाकिस्तान की डिमांड ऐसा कुछ मेंशन नहीं है अलग से, तो हमको भी नहीं चाहिए। ये फेल हो जाता, फिर क्विट इंडिया लॉन्च हो जाती मूवमेंट। उस जिस दिन लॉन्च करते 8 अगस्त को, तो उसी दिन क्या करते, अगले दिन गांधी जी बोलते डू और डाई बोलते उस दिन, और अगले दिन क्या होता, गांधी जी वो सब बड़े बड़े लीडर्स को अरेस्ट करते। फिर अब क्या होता है, लीडरलेस हो जाता है ये मूवमेंट, और वो टाइम पे नए लीडर्स का इमरजेंस हो जाता है, जैसा आपके जयप्रकाश नारायण वगैरह, या फिर अरुण आसफ अली, उषा मेहता वगैरह, ये लोग क्या करते हैं, आजाद रेडियो रेडियो तैयार करते हैं। ओके, और उसी यही पीरियड में कई सारी जगह पर प्रति सरकार, क्या बोलते हैं इसको, प्रति सरकार को पैरेलल गवर्नमेंट, हाँ पैरेलल गवर्नमेंट तैयार होते हैं। जैसा कोल्हापुर में, सातारा में नाना पाटिल, क्रांति से नाना पाटिल थे, यूपी में भी तैयार होते बलिया में, और वेस्ट बंगाल में तामलुक। क्विट इंडिया वगैरह हो जाएगा, लेकिन बहुत ये इसको भी वो लोग सप्रेस कर देते हैं। लेकिन वो टाइम पे कैसा, इंग्लैंड वर्ल्ड वॉर 2 में काफी उसको लॉस होता है, और वो उसकी पावर भी, डोमिनेंस भी खत्म हो जाता है। अब यूएसए का राइज हो रहा है, यूएसए रशिया बाइपोलर वर्ल्ड बनता है, और यूके की हेजेमनी खत्म हो जाती है। तो यूके को अब समझ में आता है कि अपने अब ज्यादा दिन नहीं बचे इंडिया में। फिर बाद में क्या करते हो लोग, वेवेल प्लान वगैरह ये सब होता है, वेवेल प्लान, सिमला कॉन्फ्रेंस, और उसके बाद फिर कैबिनेट मिशन भेजते हैं। ठीक है, ये सारे मिशन है ना, हम चैप्टर के एंड में देखेंगे। ओके, और ये सब होता है, सब इंडिपेंडेंस भी मिल जाता है, लेकिन बाद में क्या होता है, 48 में गांधी जी का असैसिनेशन होता है, 30 जनवरी 1948। ये फोटो है वहां पे,
ये लेटर्स वगैरह इतने कुछ काम के नहीं है, लेकिन ये चैप्टर के एंड पे आ जाओ, कुछ पेजेस ऐड किए हुए हैं चैप्टर के एंड पे 151, वहां पर देखो। तो यहाँ पर मतलब ये हमने देखा 1 सितंबर 1939 को वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट होता। फिर 39 में क्या होता, ये जो 3 ग्रुप हो जाते कांग्रेस में, कोई बोलते सपोर्ट करना, कोई बोलते नहीं करना, कोई बोलते मूवमेंट लॉन्च करो। तो वो जो हमने डिस्कस किया वही चीज। फिर उसके बाद अगस्त ऑफर आता, अगस्त ऑफर आएगा अगस्त 1940 में। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इवेंट हुई है मार्च 1940 में, पाकिस्तान ये मुस्लिम लीग के भी सेशंस होते रहते। तो 40 के सेशन में पाकिस्तान रिजोल्यूशन पास्ड एट लाहौर सेशन ऑफ मुस्लिम लीग। एक्चुअली ऐसा नाम नहीं था कुछ पाकिस्तान रिजोल्यूशन, बस ऐसा डिमांड था कि वो जो मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट है वहां पर सेल्फ रूल दे दो, ऑटोनॉमी दे दो। लेकिन बाद में ये नाम गिरता है उसको पाकिस्तान रिजोल्यूशन नाम। ओके। दूसरी बात, अगस्त में फिर अगस्त ऑफर देता है, लिन लिथगो रहता है वो टाइम पर। ये क्या बोलेगा, डोमिनेंट स्टेटस लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, वही जो मैं बोला था आपको। और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वगैरह बनाएंगे मेनली इंडियंस, और माइनॉरिटी कंसेंट टू बी एसेंशियल फॉर एनी फ्यूचर सेटलमेंट, ये भी देखा था हमने। तो कांग्रेस बोलता है माइनॉरिटी कंसेंट है तो वेटो टाइप में हमको एक्सेप्ट नहीं है, और दूसरा तुम बात डोमिनेंट स्टेटस वो भी बाद में बोल रहे नहीं चाहिए बोलेंगे, मुस्लिम लीग भी रिजेक्ट करेगा। 40 में इंडिविजुअल सत्याग्रह आएगा, 42 में क्रिप्स मिशन आएगा। क्रिप्स मिशन भी अभी तो हमने डिस्कस किया, तो उसको भी वो भी रिजेक्ट होता है। फिर इसी बीच में क्या होता है, फिर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के लीडर्स साथ में बैठते हैं, बोलते हैं कि कुछ तो भी हम इंटरमीडिएट बात निकालते हैं। तो कांग्रेस के जो लीडर थे सी राजगोपालचारी एक फार्मूला देते हैं, इसको राजगोपालचारी फार्मूला कहते हैं। इसमें ऐसा तय होता है कि लीग ने सपोर्ट करे इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया को, और एंटरिम गवर्नमेंट बनाएंगे हम, और वार के बाद क्या होगा, मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज में राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, मतलब प्लेबिसाइट वगैरह ऐसा होंगे, अगर वो अलग होना चाहते हैं तो सेपरेट होंगे। और पार्टीशन में क्या होगा, कॉमन सेंटर बनाएंगे। अगर पार्टीशन होता ही है तो भी हम क्या करेंगे, डिफेंस, कॉमर्स और कम्युनिकेशन, मतलब अगर पाकिस्तान अलग भी हुआ तो ये 3 चीजें कॉमन रखेंगे हम, डिफेंस, कॉमर्स, कम्युनिकेशन। लेकिन जिन्ना रिजेक्टेड द ऑफर, ओके, एज ही वांटेड टू कांग्रेस टू एक्सेप्ट 2 नेशन थ्योरी। ये 2 नेशन थ्योरी क्या रहती, 2 नेशन थ्योरी जिन्ना ने दी थी। इसका मतलब ये होता है कि मुस्लिम और हिंदू ये क्या है, ये 2 रिलीजन, सिर्फ 2 रिलीजन नहीं है, ये 2 नेशनलिटी हैं, ऐसा कहना है। मतलब ये 2 लोग एक साथ नहीं रह सकते, दोनों के लिए अलग अलग स्टेट ही रहना चाहिए। मुस्लिम के लिए अलग से स्टेट बना और कांग्रेस के ये हिंदू के लिए अलग से स्टेट बना। ये थ्योरी थी जिन्ना की, इसको 2 नेशन थ्योरी थी। ठीक है, एक चीज याद रखना, कांग्रेस ने 2 नेशन थ्योरी कभी एक्सेप्ट नहीं की। कांग्रेस ने पार्टीशन एक्सेप्ट किया, बट नॉट ऑन द बेसिस ऑफ 2 नेशन थ्योरी। उसने 2 नेशन थ्योरी को भी एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, जिन्ना की ये डिमांड रहती थी कि मुस्लिम को रिप्रेजेंट करने का राइट सिर्फ जिन्ना को, मुस्लिम लीग को ही है, और मुस्लिम के नॉमिनी वही रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन कांग्रेस बोला ऐसा नहीं, हमारे पास भी लीडर्स हैं, मौलाना आजाद हमारे पास से हैं, असफ अली हमारे पास हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान हमारे साथ हैं, हम इनको कैसे छोड़ सकते। तो ये इशू था। दूसरे भी और भी इशू थे। ठीक है, फिर देसाई ये अनसक्सेसफुल होगा। फिर और एक अटेम्प्ट होता है देसाई लियाकत पैक्ट। ये देसाई मतलब कौन से देसाई, लियाकत देसाई नहीं, ये मुन्ना भाई देसाई, भुलाभाई देसाई, हाँ भुलाभाई देसाई बराबर। और लियाकत देसाई गुजराती रहते हैं ना, मोरारजी देसाई शायद गुजराती रहते, ठीक है। और लियाकत अली, तो ये दोनों मिलके फिर पैक्ट करते हैं, मतलब ऐसा कोशिश करते हैं, कांग्रेस और लीग दोनों मिलके क्या करेंगे, एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएंगे और 20% सीट रिजर्व रहेंगी माइनॉरिटीज को। लेकिन वो भी मतलब पास नहीं होता। फिर इसके बाद वेवेल गवर्नर जनरल बनता है, वाइसरॉय बनता है, और वो अपनी अलग से स्कीम लेके आता है। वो क्या बोलेगा, ठीक है अभी हम वेवेल प्लान और शिमला कॉन्फ्रेंस, ये दोनों एक ही चीज है। वेवेल अपना प्लान प्रपोज करता है और उसको डिस्कस करने के लिए सभी लीडर्स को शिमला में बुलाता, तो उसको शिमला कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। दोनों एक ही चीज है। तो फिर वो प्लान में ऐसा था कि एन ऑल इंडिया एग्जीक्यूटिव काउंसिल एक्सेप्ट गवर्नर जनरल एंड कमांडर इन चीफ। अभी जो पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या रहेगा, पूरा ऑल इंडियन रहेगा, लेकिन गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ हमारा रहेगा, ये बोलते हैं। इक्वल रिप्रेजेंटेशन फॉर कास्ट हिंदूज मुस्लिम। अगर समझो कैबिनेट में 10 मिनिस्टर हैं, तो उसमें क्या रहेंगे, मतलब कास्ट हिंदूज मतलब
वो जितने कास्ट और अनटचेबल छोड़ के, तो अनटचेबल समझो 2 सीट आपने रिजर्व कर दिए, तो 8 बचे, 8 में के 4 मुस्लिम को जाएंगे और 4 कास्ट हिंदू, मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये अनटचेबल को अलग से रिजर्वेशन देंगे, ये बोलते हैं। लेकिन इशू क्या होता है, मुस्लिम लीग कहता है, मतलब जिन्ना, ऑल मुस्लिम्स टू बी इट्स नॉमिनीज एंड क्लेम्ड अ कम्युनल वेटो इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अब उस टाइम की सिचुएशन इमेजिन करो, कांग्रेस का डेलीगेशन जा रहा है मौलाना अबुल कलाम के आजाद के अंडर में, क्योंकि वो प्रेसिडेंट है वो टाइम पे वहां के, और वहां से मुस्लिम लीग के जिन्ना है, और जिन्ना क्या बोल रहे कि मतलब कांग्रेस को मुस्लिम को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, और कांग्रेस के लीडर कौन है, प्रेसिडेंट मुस्लिम है, तो कितना कॉन्ट्राडिक्ट होगा। तो फिर भी लेकिन मौलाना अबुल कलाम आजाद बोलते ठीक है, ये भी हम एक्सेप्ट करने तैयार है, लेकिन नेहरू बोलते कि नहीं, ये ठीक नहीं है, बोलते बात, मतलब ऐसा कैसा कर सकते हैं, मतलब मुस्लिम को पूरा कैसे हम निकाल सकते कांग्रेस से, मतलब हम भी रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगे, तो फिर वो भी मतलब टॉक फेल हो जाते हैं। ओके, इसके बाद क्या होगा, कैबिनेट मिशन आएगा। अभी लास्ट एफर्ट रहता है दोनों के बीच में पीस पैक्ट कराने का, और ये सक्सेसफुल भी होता है, दोनों एक्सेप्ट भी करते हैं, लेकिन बाद में नेहरू एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बोलते हैं कि मतलब हम अपने हिसाब से ग्रुपिंग वगैरह करेंगे, फिर ये फिर से फेल हो जाता है। तो एक्चुअली ये मिशन में, कैबिनेट मिशन में क्या करते हैं कि पाकिस्तान, पहले तो रिजेक्शन ऑफ पाकिस्तान, याद रखना, इसने बोला था पार्टीशन नहीं करेंगे, रिजेक्ट करता है कैबिनेट मिशन प्लान पार्टीशन को। दूसरी बात ये क्या बोलेगा, इंस्टेड ऑफ पार्टीशन हम 3 ग्रुप बनाएंगे स्टेट को, जैसा अभी अपने पास कैसा स्टेट है, यूनियन टेरिटरीज है, वो क्या बोलते हैं, हम क्या करेंगे 3 ग्रुप बनाएंगे, और उसमें ए ग्रुप में हिंदू मेजोरिटी स्टेट रहेंगे, बी ग्रुप में मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट जो मतलब ईस्टर्न साइड में है, और सी ग्रुप में मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट जो वेस्टर्न साइड में है, जैसा बलूचिस्तान, सिंध वगैरह, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, और इसमें बांग्लादेश, आसाम, तो ये चीज आएगा। और ऐसा ग्रुपिंग कहेंगे, और 3 टीयर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर रहेगा, प्रोविंस लेवल पे भी रहेगा, मतलब प्रोविंस मतलब स्टेट लेवल पे रहेगा पार्लियामेंट, फिर प्रिंसली स्टेट का अपना अपना उनका उनका लेजिस्लेचर रहेगा, उनका उनका पार्लियामेंट रहेगा, और यूनियन लेवल पे अपना खुद का रहेगा। और प्रोविंशियल जो असेंबलीज रहेंगी, स्टेट के असेंबलीज, वो कॉन्स्टिट्यूट असेंबलीज को इलेक्ट करेंगे, और कॉमन सेंटर फॉर डिफेंस, कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल अफेयर्स, प्रोविंसेस टू हैव ऑटोनॉमी एंड रेसिडुअल पावर। ये जिन्ना की बहुत डिमांड थी कि जो रेसिडुअरी पावर रहेंगी वो स्टेट के पास रहना चाहिए, और नेहरू की, पंडित नेहरू की डिमांड थी कि रेसिडुअरी पावर सेंटर को रहना चाहिए, स्ट्रॉन्ग सेंटर चाहिए। अंबेडकर, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का भी कहना था कि स्ट्रॉन्ग सेंटर रहना चाहिए, लेकिन जिन्ना का कहना था कि रेसिडुअरी पावर जो है डिसेंट्रलाइजेशन ज्यादा रहना चाहिए, ये चीज थी। लेकिन बाद में क्या होता है, नेहरू, ये दोनों एक ये होते हैं, लेकिन फिर क्या होता है, नेहरू बोलते हैं कि ग्रुपिंग ये ऑप्शनल है, हम क्या करेंगे, ग्रुप सी के जो स्टेट थे ना, जैसे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, तो यहाँ पे कांग्रेस का डोमिनेंस था, तो नेहरू बोले कि हम ये नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर को ग्रुप ए में ले लेंगे बाद में, ऐसा कुछ वो बोल देते हैं। फिर जिन्ना क्या बोलते हैं कि अभी से ऐसा बोल रहे, बाद में फ्रीडम मिलने के बाद तो फिर अपनी मनमानी चलाएंगे, हमको नहीं चाहिए, हमको बस अब पार्टीशन ही चाहिए, और बोलते हैं अब हम डायरेक्ट एक्शन डे करेंगे 16 अगस्त 1946 को, और वो टाइम पे बहुत राइट होते हैं, उन्होंने पता नहीं कि करना क्या है डायरेक्ट एक्शन डे में, तो राइट हो जाते हैं वहां पे, और बहुत लोगों की जाने जाती है। ओके, फिर उसके बाद पूरा आगे फिर क्या होगा, क्लेमेंट एटली का डिक्लेरेशन आएगा फरवरी में, वो बोलेगा कि 48 सितंबर 48 से पहले हम इंडिया छोड़ के चले जाएंगे। और फिर माउंटबेटन आता है, माउंटबेटन प्लान देगा, जिसको हम 3 जून प्लान भी कहते हैं, और फिर वो बोलेगा कि हम इंडिया और पाकिस्तान 2 अलग अलग स्टेट बनाएंगे, और प्रिंसली स्टेट को बोलेंगे कि आपको अपना आप खुद के हिसाब से डिसीजन ले लो, इंडिया ज्वाइन करो, पाकिस्तान ज्वाइन करो, या इंडिपेंडेंट रहना है तो इंडिपेंडेंट। तो इस तरीके से फिर आजाद हो जाते हैं। और इस चैप्टर में जो बाद वाला चैप्टर है ना, पार्टीशन के बारे में जिक्र है। अब देखो, मैं ये चैप्टर आपको मेन कंसेप्ट जो है इंपॉर्टेंट, अपने को पहला चैप्टर ही था इससे पहले का, ये बस हमको एक बार आप पढ़ लिए ना, आपको पूरा ही समझ में आएगा। मैं बस कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट वैक्ट रहा तो बस उतना ही चीज आपसे डिस्कस करता हूं। यहाँ पर थोड़ा मुस्लिम लीग के बारे में वगैरह दिया गया है। मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन कब होता है, कोई बताएंगा मुझको? 1906 में, ठीक है। और उसमें फाउंडर्स के नाम क्या है?
मुल्ला ऑफ ढाका, आपका ठीक है, नवाब सलीमुल्लाह ढाका, आगा खान, और कौन थे? हकीम अजमल खान नहीं थे, मोहसिनुल मुल्क, मोहसिनुल मुल्क, ये 3 लोग रहते हैं। फिर ये बनाते हैं, फिर ये लोग डिमांड करते हैं ब्रिटिश को कि हमको सेपरेट इलेक्टोरेट दे दो। तो 1909 में जो मॉन्टेग्यू क्या थे, मोरले मिंटो रिफॉर्म आते, तो उसमें सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाता है। फिर यहाँ से बोलते हैं कि कम्युनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गया बोलते हैं। फिर उसके बाद ये सब होगा, और फिर आगे चल के फिर क्या होता है, लखनऊ पैक्ट होता है बाद में 16 में। दोनों बोलते हैं, कांग्रेस मुस्लिम और इनकी आईएनसी की, आईएनसी और मुस्लिम लीग दोनों का पीस पैक्ट होता है। बोलते ठीक है, आप सेपरेट इलेक्टोरेट कांग्रेस एक्सेप्ट करता है, हम आपकी डिमांड्स को सपोर्ट करते हैं, लेकिन आप भी क्या करना चाहिए, अब दोनों मिलके हम ब्रिटिश को हकाल देंगे और स्वराज की डिमांड करेंगे। तो ऐसा पैक्ट होता है। हिंदू महासभा 1915 में बनती है। इसके फाउंडर कौन थे हिंदू महासभा के? पंडित मदन मोहन मालवीय। और आरएसएस बनता है 1925 में। ये जो ग्रुपिंग थे ना कैबिनेट मिशन की, फिगर नंबर, पेज नंबर भी नहीं है, 171, ठीक है। तो ग्रुप ए जो थे ना, वो हिंदू मेजोरिटी स्टेट थे। सेक्शन बी था, सॉरी, सेक्शन बी, ग्रुप जो बी था वो वेस्टर्न साइड वाले थे, और वेस्टर्न साइड वाली मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट्स, और सेक्शन सी था ईस्टर्न साइड वाली मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट। और जो ब्लू कलर वाले दिख रहे हैं वो प्रिंसली स्टेट है वो टाइम के। तो 3 लेवल पे कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, पार्लियामेंट रहेंगी, एक यूनियन लेवल पे, दूसरा स्टेट लेवल पे, और तीसरा प्रिंसली स्टेट का अपना अपना रहेगा। जब ये पार्टीशन के टाइम बहुत सारे राइट्स होते हैं अपने पास, ठीक है, लेकिन यहाँ पर गांधी जी डिस्पाइट बीइंग इन हिज ओल्ड एज, 76 कुछ तो एज रहती है उनकी, फिर भी वो क्या करते हैं, जो राइट प्रोन एरिया में जाते हैं और वहां पे जाके लोगों को समझाते कि बाबा ये आप ऐसा मत करो, हिंदू मुस्लिम सब एक ही है हम, और ये जो वायलेंस कर रहे हैं हम, एक दूसरे पे जुल्म कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो समझाते। तो इनकी वजह से बहुत सारी जगह पे राइट्स ये हो जाते। वो क्या करते, नवंबर में दिल्ली में चले जाते, 28 नवंबर 1947 में, और वहां पे देखते तो उनको पता चलता है कि वहां के मुस्लिम सब छोड़ के चले गए दिल्ली पे। जैसा चांदनी चौक वगैरह ओरिजन जो था, वहां पर मुस्लिम बहुत रहा करते थे, तो वहां पे एक भी मुस्लिम नहीं था। तो वो देख के गांधी जी बहुत नाराज हो जाते, बोलते कि ये क्या हो गया, और यहाँ पर तो एक भी मुस्लिम नहीं दिख रहा। वो क्या करते, वहां पर दरगाह रहती है, नसीरुद्दीन चिरागे दिल्ली एक दरगाह है वहां पर जाके वो फास्टिंग करते और बोलते कि जब तक आप लोग जो यहाँ के मुस्लिम गए उनको वापस नहीं लाते, मैं फास्ट नहीं तोड़ूंगा। फिर इसका अच्छा इफेक्ट होता, दिल्ली में के राइट्स रुक जाते, और जो हिंदू मुस्लिम हिंदू सिख्स वगैरह जो थे, वो लोग फिर मुस्लिम्स को एश्योरेंस देते कि आप आइए, अब राइट्स नहीं होंगे, तो कुछ फैमिलीज को वापस ले आते। ये एक बात होती, लेकिन राइट्स अभी रुके नहीं थे, अभी चल ही रहे थे। तो ये कब खत्म होते हैं राइट्स? 48 में खत्म हो जाते। जब गांधी जी का असैसिनेशन होता ना, तब गवर्नमेंट, फिर बाद में गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट हैंड लेता, जो भी जितने भी राइट विंग वगैरह ये सब थे, ये लोग मतलब आरएसएस को बैन किया जाता, और जितने भी एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे सबको अरेस्ट करते हैं। तो राइट एकदम तब खत्म हो जाते। बैन किए थे वो टाइम 50 में आरएसएस को। ओके। फिर इसी के बीच क्या होता, 50 में एक पैक्ट साइन होता। लियाकत अली वो टाइम वहां के प्राइम मिनिस्टर रहते पाकिस्तान के, और नेहरू अपने इंडिया के रहते, दोनों एक पैक्ट साइन करते रिफ्यूजी एक्सचेंज करने के लिए। खासतौर पे जो वुमेन्स थे, बहुत सारे वुमन, मुस्लिम वुमन इंडिया में अटक गए थे, और हिंदू सिख वुमन वहां पर ट्रैप हो गए थे। तो दोनों को एक्सचेंज करने के लिए एग्रीमेंट होता है, उसको कहते हैं लियाकत नेहरू पैक्ट, या फिर दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं। एक दिल्ली पैक्ट हमने इससे पहले भी देखा, गांधी एरियन पैक्ट को भी दिल्ली पैक्ट कहा जाता है। अब आपको होमवर्क है, दिल्ली मैनिफेस्टो क्या है, दिल्ली मैनिफेस्टो और दिल्ली प्रपोजल, दोनों चीज और उसका मीनिंग ये देख के आना, ठीक है।
अब देखो, ये मेजर मेजर कंसेप्ट हमने देख लिए, और जो इसके बाद वाला जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाला जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर में बस हमको क्या देखना है, जो नाम से फैमिलियर होना, जो 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 नाम यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। ओके, एक चीज याद रखो, एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन एक पास कराया जाता है। 9 दिसंबर को फर्स्ट मीटिंग होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, 9 दिसंबर 1946 को, और 13 दिसंबर को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन मूव करते हैं। यहाँ पर जो फिलोसॉफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रहेंगे ना, वो नेहरू मतलब उसका एक रिजोल्यूशन लाते हैं। अपना फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन कैसा रहेगा, लिबर्टी रहेंगे, इक्वालिटी रहेंगी, फ्रीडम ऑफ रिलीजन रहेगा, यूनिवर्सल ऑर्डर सफ्रेज रहेगा। ये सारे मेन मेन थीम उस दिन पास करा लेते हैं, कैसा हमको कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। तो वो होता है 13 दिसंबर 1946 को, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन मूव करते हैं, फिर उसका डिस्कशन होता है, और बाद में कुछ 1 महीने बाद से उसको पास कराते हैं। यहाँ पर थोड़ा लैंग्वेज के बारे में डिबेट भी होता है काफी सारा, कि नेशनल लैंग्वेज कौन सी रखी जाए इंडिया की। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में ऑडियो चेक करना एक बार, आ रहा है ना? ठीक। अब देखो, लैंग्वेज के ऊपर डिबेट चलता है। 1930s से पहले उर्दू और हिंदू में ऐसा डिफरेंस नहीं रहता है सच, ठीक है, वो दोनों लगभग सिमिलर ही रहते हैं, और दोनों हिंदुस्तानी ये लैंग्वेज थी। और कांग्रेस ऐसा डिसाइड करती है कि हिंदुस्तानी हमारी नेशनल लैंग्वेज रहेंगी। लेकिन 40s में क्या होता है, कम्युनल राइट्स वगैरह ये सब हो जाते हैं। उर्दू उर्दू जाती है अरब स्टाइल या पर्शियनाइज होती है, और हिंदी जाती है संस्कृताइज होती है हिंदी। नहीं तो पहले दोनों का स्क्रिप्ट वगैरह सब उर्दू में, मतलब उर्दू स्क्रिप्ट ही था, अरेबिक स्क्रिप्ट था, और दोनों की वोकैबुलरी पूरी लगभग सेम ही थी, तो उसको हिंदुस्तानी कहते थे। लेकिन बाद में ये क्या होता है, बाइफर्केशन होता है। तो फिर अब हमारे पास एक लैंग्वेज नहीं रहती जिसको मतलब सब ऑल ओवर इंडिया जो बोली जाती थी। ओके, तो फिर डिबेट होते हैं, और मेनली सदर्न स्टेट अपोज करते एक्सेप्टिंग हिंदी एज अ नेशनल लैंग्वेज। तो हमारी आज भी कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, लेकिन हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, और ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी है हिंदी एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। फिर पार्लियामेंट एक लॉ भी लाता है, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, और वो लॉ में क्या बोलता है कि इंग्लिश अलोंग विथ हिंदी विल बी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। ओके, तो हमारे लॉ के हिसाब से इंग्लिश और हिंदी है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हिंदी एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज, और नेशनल लैंग्वेज नहीं है हमारी कोई। ओके, तो इस तरीके से एनसीईआरटी हमारी यहाँ पर खत्म हो जाती है। आखिरी में कुछ बहुत सा अपेंडिक्स से जोड़े हुए हैं, इन चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ना है। मैं इसमें के कुछ ब्रीफली कुछ चीजें आपको बताता हूँ। जैसा एजुकेशन के बारे में अगर कुछ क्वेश्चन आता है, तो फौरन हमारे सामने चीजें आ जाना एक सीक्वेंस में। सबसे पहले एजुकेशन की अगर बात करें, तो वॉरेन हेस्टिंग ने कलकत्ता मदरसा बनाया 1981 में। फिर जोनाथन डंकन ने संस्कृत कॉलेज बनाया बनारस में 1791 में। इसके बाद चार्टर एक्ट 1813 आता है, ये फर्स्ट ऑफिशियल एफर्ट रहता है। यहाँ पर 1 लाख रुपए ग्रांट देते। फिर 33 का एक्ट आता है, 1 लाख को 10 लाख कर देते। फिर उसके बाद 35 में मैकॉले का मिनट आता, और इसमें क्या बोलते हैं कि इंग्लिश विल बी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। ओके, और वो क्या बोलता, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी देता, इलाइट क्लास को एजुकेशन दो, वो आगे चल के दूसरों को सिखाएंगे, कुछ लोगों को और सिखाएंगे, फिर दूसरे लोग तीसरों को सिखाएंगे, तीसरे चौथों को। तो ऐसा बोलता हूँ, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन होगा। लेकिन उसके बाद फिर 1854 में वुड्स का डिस्पैच आता है, और वो बोलता है कि रिजेक्ट करता हूँ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन को। वो बोलता है कि नहीं, मास एजुकेशन करना चाहिए, और लोकल गवर्नमेंट को इसकी जिम्मेदारी दे दो, और मुंबई, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश करने को रिकमेंड करते हैं। फिर 56 में यूनिवर्सिटीज बन जाते हैं। ये वुड डिस्पैच है। फिर हंटर कमीशन आता है 83 में, और वो बनता है मेनली प्राइमरी एजुकेशन को रिफॉर्म करने के लिए, ठीक है, हंटर कमीशन। और हंटर के बाद आता है रैले कमीशन, जो कर्जन के पीरियड में।
और वो मेनली रहता है यूनिवर्सिटी एजुकेशन को रिफॉर्म करने के लिए, और वो बेसिस पे इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट लाया जाता है। लेकिन ये एक्ट एक्चुअली एजुकेशनल रिफॉर्म्स के लिए नहीं था, बल्कि ये था डिसेंट को सप्रेशन करने के लिए, क्योंकि कॉलेजेस में क्या हो रहा था, लीडर्स पैदा हो रहे थे, ठीक है, फ्रीडम फाइटर्स पैदा हो रहे थे, तो वो बोलता है कि ये सब नहीं चलेगा, और वो जो सीनेट वगैरह जो रहती है वहां पे गवर्नमेंट के नॉमिनी ज्यादा रहेंगे, ऐसा। फिर सैडलर कमीशन आएगा कलकत्ता यूनिवर्सिटी को रिफॉर्म करने के लिए, हर्ट डॉग कमेटी आती है, वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन आती है, ये इट वाज बेस्ड ऑन गांधीयन आइडियोलॉजी, वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन, इसको हम नई तालीम भी बोलते हैं। यहाँ पे क्या था, अर्न एंड लर्न टाइप में, पढ़ाई भी करो और स्किल ट्रेनिंग भी देंगे, ओके। फिर उसका सर्चेंट प्लान ऑफ एक्शन आता है 1944 में, इसने रिकमेंड किया था एआईसीटीई को, जो अभी एजुकेशन इंजीनियरिंग एजुकेशन होता है ना, उसको रेगुलेट एआईसीटीई करता है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ओके। अभी जो अपनी नई एजुकेशन पॉलिसी आई, उसने बोला कि ये जो एआईसीटीई और जितने भी ऐसे रेगुलेटरी बॉडीज हैं, हम सबको मर्ज करेंगे, यूजीसी वगैरह सबका मिलकर एक ही बॉडी बनाएंगे, HECA, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, HECA, ओके। तो ये था यहाँ पर। बाकी पब्लिक सर्विस के लिए भी ये कमीशन है, ये आप पढ़ लेना। और जो नेक्स्ट पेज है, यहाँ पर न्यूज़पेपर्स के बारे में दिया गया, न्यूज़पेपर और उसके फाउंडर्स, ओके। मैं इसका जीके गोखले का बताया था क्या, जीके गोखले का न्यूज़पेपर है ज्ञान प्रकाश, ठीक है। जीके मतलब जनरल नॉलेज, नॉलेज मतलब ज्ञान, तो ऐसा याद रखो, जीके मतलब ज्ञान प्रकाश। अल हिलाल अल बलग मौलाना अबुल कलाम आजाद के, एनी बेजेंट के न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ, राजा राम मोहन रॉय के हैं संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार। मिरातुल अखबार फर्स्ट पर्शियन न्यूज़पेपर है, मिरातुल अखबार। तो मुझको बता फर्स्ट उर्दू न्यूज़पेपर क्या है, फर्स्ट उर्दू न्यूज़पेपर, जाम ए जहानुमा, ऐसा कुछ न्यूज़पेपर का नाम है, जाम ए जहानुमा, ठीक है, फर्स्ट उर्दू न्यूज़पेपर, ओके। इसके बाद जो नेक्स्ट पेज है ना, वहां पर सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स हैं इंडिया के, ये कब तैयार हुए, इनका फाउंडर कौन था, ये याद रखना है। जैसा ब्राह्मो समाज है, ये अक्सर क्या करते हैं, 2-3 बॉडीज देंगे और अरेंज इन क्रोनोलॉजी। ब्राह्मो समाज जैसा 1858 में बनता है, राजा राम मोहन रॉय बनाएंगे, ओके। फिर तत्वबोधिनी सभा 1839 के देवेंद्र नाथ टैगोर हैं। एक नामधारी नाम, राम का नाम लेना बोलते नहीं क्या हम, तो उसके जो फाउंडर थे, ठीक है, राम सिंह है, ऐसे याद रखो, राम सिंह। आर्य समाज पहले आया था, सत्याशोधक समाज पहले आया था, सत्याशोधक आता है 1873 में, आर्य समाज आता है 1875 में, 2 साल का फर्क है। पूछते बहुत, ओके। आर्य समाज 75 में आया, यही पीरियड में अभी हमने देखा था ना, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन लीग आता है 75 में, और इंडियन एसोसिएशन आता है 76 में, ठीक है। हाँ, बॉम्बे आर्य समाज देखो। फिर थियोसॉफिकल सोसाइटी, अक्सर बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करते हैं, ठीक है, वो बोलेगा थियोसॉफिकल सोसाइटी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय एनी बेसेंट, सही है गलत है, गलत है, वो नाम है ब्लाउट्स्की और अल्कॉट, ये एक चीज है। फिर दूसरा क्वेश्चन आएगा, थियोसॉफिकल सोसाइटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया, ये गलत है, यूएसए में बनता है, बाद में उसको लेके आते हैं इंडिया में। और फर्स्ट इंडिया के जो प्रेसिडेंट थे वो एनी बेसेंट रहते हैं इंडिया में आने के बाद, हाँ, वो ध्यान से देखना है। फिर ये सब रिफॉर्म्स मूवमेंट है। नेक्स्ट पेज पे सत्याशोधक समाज है 73 में, आरावीपुरम मूवमेंट, ये टेम्पल एंट्री मूवमेंट है, श्री नारायण गुरु की है। श्री नारायण गुरु का और एक याद रखना, इन्होंने कहा था 1 रिलीजन 1 गॉड 1 कास्ट, बराबर। उनके डिसाइपल है सहधारण अयप्पन, उनका है नो रिलीजन नो गॉड नो कास्ट, ओके। टेम्पल एंट्री से रिलेटेड 3 मूवमेंट है अपने पास, एक है गुरुवायूर सत्याग्रह, दूसरा है वाइकोम सत्याग्रह, गुरुवायूर सत्याग्रह, वाइकोम सत्याग्रह, और एक आरावीपुरम मूवमेंट, ठीक है। ये तीनों मूवमेंट, इनका पीरियड और इनका लीडर, ये 3 चीजें आपको लिखना है।
याद करना, अक्सर पूछा जाता है। वाइकोम सत्याग्रह, गुरुवायूर सत्याग्रह और आराईपुरम मूवमेंट। इसके बाद वाले पेज पे रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया के। मित्र मेला फर्स्ट रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन है, सावरकर ब्रदर्स बनाते हैं। अनुशीलन समिति पढ़ लो अपने अपने दिल में। रिवॉल्यूशनरी इंसिडेंट जो है ना, इनका भी सीक्वेंस पूछते कभी कभी। मर्डर ऑफ रैंड 1897 में हुआ था, प्लेग जब आया था, ठीक है। मर्डर ऑफ कर्जन वाइली 1909, मदन लाल धिंगरा। काकोरी ट्रेन कंस्पायरेसी 1925 में होती है। और चितगांव आर्मरी रेड, ये अक्सर पूछे जाते हैं। ये सब याद नहीं रखने के, 4-5 याद रखने का। सूर्य सेन वगैरह 1930 में। मॉर्निंग क्या मर्डर क्या? ऑफ निमोनिक तो नहीं है इसका, हाँ, पर थोड़ा सा इसका एक निमोनिक कंस्पायरेसी जो बोलते हम, कम्युनिस्ट, ये नाम याद रखो, कम्युनिस्ट। कभी कभी पूछता है कि ये याद रखो, कानपुर कंस्पायरेसी और दूसरे मिरर कंस्पायरेसी, ये दोनों कम्युनिस्ट से रिलेटेड में है। सी सी से क याद रखो, कानपुर कंस्पायरेसी, ओके। और यम से मिरत कंस्पायरेसी। तो कानपुर और मिरत ये दोनों भी रिलेटेड है कम्युनिस्ट से। वही कम्युनिस्ट मतलब बोल्शेविक। थैंक यू सर। देखो जुडिशियल रिफॉर्म्स क्या हो गए और पुलिस रिफॉर्म शॉर्ट में आता है। ये बहुत थोड़ा समझदार था, इसने क्या किया, कोडिफिकेशन ऑफ लॉ किया। मुस्लिम लॉ का कोडिफिकेशन किया, उसको गेंतु लॉस कहते हैं। और इसने क्या बनाए, मॉडर्न फौजदारी अदालत। और दीवानी अदालत को अगर अपील करना है तो कहाँ जाएंगे, और फौजदारी अदालत मतलब क्रिमिनल केसेस यहाँ पे जाएंगे, इसका अपील जाएगा सदर फौजदारी में। वालिस आता है, इसको अच्छे से पढ़ लेना, मैं बस शॉर्ट में बता रहा हूँ। कॉर्नवालिस आएगा, ये अबोलिश करेगा फौजदारी अदालत को, फौजदारी अदालत को। उसके बजाय फोर्थ सर्किट कोड बनाएगा। सर्किट कोड कहाँ कहाँ पे बनाते हैं, ढाका, मुर्शिदाबाद, कलकत्ता। और जुडिशियल पावर ऑफ कलेक्टर को ले लेता है अपने हाथ में, वो निकाल देता है। हाँ बराबर। फिर विलियम बेंटिक आएगा, ये रिवर्स करेगा। ये क्या करेगा, सर्किट कोर्ट अबोलिश करता है और जुडिशियल पावर फिर से कलेक्टर को दे देता है। कलेक्टर के हाथ में और बड़ी पावर होती है, ठीक है। आज भी हम कलेक्टर को डीएम वगैरह कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, जुडिशियल पावर ही है। तो वो नाम अभी मतलब थोड़ी बहुत रहती है उसको, जस्टिस जुडिशियल पावर रहती है उसको। फिर पुलिस रिफॉर्म्स में क्या है, सबसे पहले जो देखो एसपी की जो पोस्ट है, ये कॉर्नवालिस ने लेके आया था। उससे पहले क्या था अपने इंडिया में, जमींदार के पास ही लॉ एंड ऑर्डर की पावर रहती थी, ठीक है। जमींदार के पास, तो कॉर्नवालिस ने जमींदार की लॉ एंड ऑर्डर की पावर ले लिया। बस आपको जमींदारी, आप पैसे ले लेना, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर आपका काम नहीं है। मनसबदारी सिस्टम में ऑर्डर की पावर जमींदार के पास थी क्या, नहीं थी। हाँ, उनके ऑफिसर्स रहेंगे, वो करेंगे। और एकता में थी, और नायका सिस्टम में, एकता और नायका में दोनों में भी वो जो मुक्ति रहेगा या नायका रहेगा, उसके पास रेवेन्यू भी कलेक्ट करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर भी रखेंगे, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ एसपी वगैरह करेगा। फिर से बेंटिक एसपी क्या करता है, अबोलिश करता है एसपी सीधा, और पुलिस फोर्स की पावर भी कलेक्टर को देता है। 1902 में करजन के पीरियड में पुलिस कमीशन आता है, और ये रिकमेंड करता है सीआईडी को, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, तब आता है सीआईडी। फिर 1859 में सिविल प्रोसीजर कोड, 60 में इंडियन पेनल कोड, और 1861 में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, तीनों आते हैं। और फिर लॉटरी कमेटी आएंगी टू रेज द फंड फॉर टाउन डेवलपमेंट, ओके, लॉटरी, ओके। तो इस तरीके से हमारा मॉडर्न इंडिया मतलब हिस्ट्री के एनसीईआरटी हमारे खत्म हो जाते हैं यहाँ पर, ओके। कोई किसी को डाउट है यहाँ पर? हाँ, आप डाउट है तो बोल सकते हैं, हाँ।
ठीक है, तो इसको आप ध्यान से इसको पढ़ लेना। और अच्छा, सर एंड में जो लोग आते हैं ना, जैसे क्रिप्स मिशन हो गया हाँ, या वीवर पैनल, तो उसमें ना थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि वो थोड़े आसपास में सिमिलर ही बात इसको करते हैं। तो हाँ, इसमें क्या करो, कैसे सर? क्रिप्स वेवल और ये सब जो कंफ्यूज हो रहा है ना, वो जो 2-3 पेज ऐड किए स्पेक्ट्रम बुक के पेज है, उसको क्या करो, एक मतलब ऐसा एक हफ्ता डेली पढ़ो उसको, ठीक है। और उसके कुछ ऑब्जेक्टिव जब सॉल्व करेंगे ना, फिर वो क्लियरिटी आएंगी, याद भी हो जाएगा, क्लियरिटी भी आएंगी। तो ये चीज करना पड़ेगा उसको, बार बार पढ़ पढ़ के याद आता है। हाँ हाँ, उसकी स्पेक्ट्रम की है। यस सर। सर वो अशोकन रॉक, वो पिलर एडिक्ट से बचा। अभी चालू रहता है तो देखो, खाना चेक करके देखो, इंडिकेट दे दो, ठीक है, ओके। हाँ, तो इसको ये है बेस्ट तरीका है, बार बार पढ़ना है, टर्म्स को समझना है, क्या डिफरेंसेस है। देखो हम लोग वही किए, पढ़े, ज्यादा बार रिवाइज किए और ऑब्जेक्टिव सॉल्व किए ज्यादा, तो ऑब्जेक्टिव से क्लैरिटी आती है, ठीक है। पढ़ने से उतनी क्लैरिटी नहीं आएगी, लेकिन जब आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे तो एनालिटिकल एबिलिटी आती है हमारे अंदर, ओके। तो उसको इस तरीके से हमको करना है। और कोई डाउट? सर वो ठीक है, अशोकन रॉक एडिक्ट्स। अशोक रॉक एडिक्ट अभी देखते हैं हम, ओके। एक पीडीएफ आपके सामने ओपन करता हूँ, आप थोड़ा सा उसको समझ लेना। ये देखो अशोकन के जो एडिक्ट्स है ना, एडिक्ट्स मतलब क्या, पत्थर पे लिखना। वो टाइम पे अपने पास न्यूज़पेपर वगैरह नहीं थे, अभी ये टाइम पे, अशोक के टाइम पे सोशल मीडिया मतलब पिलर्स, रॉक पिलर्स वो जमाने में। तो कुछ भी आपको इन्वेस्टिगेशन इंस्ट्रक्शन वगैरह देना है पब्लिक को, तो जो लैंडमार्क रहते थे हाईवेज वगैरह, वहां पर लिखकर पब्लिसिटी दिया करते थे, जो भी किंग को इंस्ट्रक्शंस वगैरह देना है, नया कानून आ गया तो वहां पे लिख लिए, ऐसा। तो इसको एडिक्ट कहते थे। अभी एडिक्ट अलग अलग टाइप। not visible, sir. Hello. सर एग्जिट हो गए क्या?
आई एम ऑडिबल? Yes, sir. Now you are audible. ओके ओके, कोई बात नहीं, कोई बात ओके। कहां तक थे हम? कोई बताएगा? हेलो, मेरा आवाज आ रहा है? आई एम ऑडिबल? Yes, sir, you are audible, sir. Yes, sir, ओके you are ओके, audible. हाँ ओके ओके, हाँ ठीक है। तो देखो, पिलर एडिक्स जो हैं वो 7 हैं, पिलर एडिक्स, पिलर्स अशोका के। और ये क्या थे? सैंड स्टोन से बनते थे। चुआर नाम की माइन है, ठीक है, चुआर माइन, चुनार के चुआर ऐसा कुछ नाम है बंगाल साइड में, उसके मिट्टी से वो बनाते थे, सैंड स्टोन है वहां पे। और ये मोनोलिथिक, एक ही पत्थर पे बनाते थे। ऐसे ग्रीक में भी पिलर है, लेकिन ग्रीक के वो मतलब मोनोलिथिक नहीं है, ठीक है, कई सारे पत्थर से। फिर मेजर रॉक एडिक्ट 14 जगह पे मिले हैं, और वहां पर इंस्ट्रक्शंस मिले हैं बड़े बड़े। तो कुछ है जैसा कि वहां पर वार विथ कलिंगा, इसका मेंशन है 13 एडिक्ट पे। तो और 11वां है वहां पर एफर्ट्स टू प्रमोट धम्मा। अशोका के जो एफर्ट्स थे धम्मा पॉलिसी को प्रमोट करने के लिए, वो 10 और 11 में दिए। और 13 में क्या है? कलिंगा वार के बारे में। और जो माइनर रॉक एडिक्ट्स भी मिले, मतलब छोटे इंस्क्रिप्शन, ये 15 जगह पर मिले हैं। और जो अशोका का नाम है ना, वो मेंशन है सिर्फ माइनर रॉक एडिक्ट पे, बाकी जगह पे उसका नाम मेंशन नहीं, इनडायरेक्ट मेंशन है। जैसा देव नाम पिया, ऐसा उसका टाइटल था, देव नाम पिया मींस द वन हु इज लव्ड बाय गॉड, बिलोव्ड ऑफ गॉड। ओके, का नाम ऐसा अशोक ऐसा क्लियर लिखा हुआ है, तो वो है मस्की, ब्रह्मगिरी, गुज्जर और नित्तूर। ये 4 जगह पे अशोका का नाम मेंशन है। अब इसमें कुछ स्पेशल इंस्क्रिप्शन भी हैं, जैसा कंदहार रॉक इंस्क्रिप्शन अशोका के पीरियड का है। यहाँ पर क्या है? बाइलिंगुअल है, ये ग्रीक और अरमिक दोनों में है। फिर एक है सोहुगाड़ा इंस्क्रिप्शन। सोहुगाड़ा इंस्क्रिप्शन यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो टाइम में फेमाइन आया था, और गवर्नमेंट ने, मतलब अशोका ने बहुत सारे स्कीम चलाए थे पीडीएस टाइप में, तो उसको फेमाइन पीरियड में रिलीफ वर्क का मेंशन है सोहुगाड़ा इंस्क्रिप्शन, सोहुगाड़ा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन भी कहते हैं। और एक है कंगनहल्ली, कंगनहल्ली में भी एक इंस्क्रिप्शन मिला, ये सब पीवाई क्यों है। और वहां पे क्या है? अशोका का नाम रान्यो अशोक ऐसा लिखा हुआ है कंगनहल्ली इंस्क्रिप्शन में। ये अलग अलग इंस्क्रिप्शन है। रान्यो, हाँ वही राजा। और सोहगाड़ा कॉपर प्लेट, ये अशोका का पीरियड है ये भी, और ये फेमाइन से रिलेटेड है। ये चीज यहाँ पर डिटेल में दी गई है। और ये अशोका के मेजर रॉक एडिक्ट जो है 14 करे, तो उसमें 13 नंबर के याद रखना, कलिंगा वार के बारे में, और 10 और 11 धम्मा के। यहाँ पर अपना ये पिलर्स का पार्ट भी खत्म होता है। इसको थोड़ा सा पढ़ लो अच्छे से, कुछ ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लो, ये भी आपका पक्का हो जाएगा। ओके, तो अब हम यहाँ पर अपना सेशन एंड करते हैं।